औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टाकेयर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर फ़िरदौल तस्सवुर। सबसे पहले इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। अहलन व सहलन, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को आगे भी खैरियत से रखे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इंस्टाकेयर जो है वो एक हेल्थ टेक कंपनी है और इसका जो विज़न है, जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को एक ही छत के नीचे तमाम जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएँ। फिर चाहे वो टेलीकम्युनिकेशंस की हो, लैब टेस्ट हो, मेडिसिन डिलीवरी हो या फिर डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो। इसका मकसद ये भी है कि आपको लाइव वेबिनार्स के थ्रू जो है हेल्थ के टॉपिक्स पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इसी सिलसिले में हम लोग आप लोगों के लिए बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे और नए-नए गेस्ट के साथ सेशंस जो हैं वो कंडक्ट करवाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप देखेंगे कि इस पे डिस्कशन भी बड़ी प्रोडक्टिव होगी। तो आज के टॉपिक के बारे में बताता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वर्ल्ड हेल्थ डे पे। आज इस पे डिस्कशन करेंगे डिटेल से हमारे गेस्ट के साथ। हमारे गेस्ट का मैं तारुफ करवा दूँ। इन्होंने अपना पीडीएस कंप्लीट किया था एनएमडीसी से, लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से, और उसके बाद अपनी जो प्राइवेट प्रैक्टिस है वो डेंटल आर्ट से स्टार्ट की। फिर इन्होंने अब ये पिछले 4 साल से जो एसोसिएटेड हैं विद पाक अकेडमी ऑफ एडवांस डेंटिस्ट्री। और उनकी जो मेन डोमेन है वो है ट्री डायग्नोसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ओरल पैथोलॉजी। इसके अलावा ये करंटली काम कर रही हैं अलायंस के एज अ डायरेक्टर के तौर पे। और इसका जो प्रोजेक्ट है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में। बेसिकली ये इनविजिबल बेसिस मेडिकल डायरेक्टर है वो काम कर रही हैं। बहुत से मीडिया चैनल के साथ भी कनेक्टेड हैं और मीडिया स्पीकर भी हैं। इनका नाम है डॉक्टर ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टाकेयर। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का दिन बाकी बहुत स्पेशल है, स्पेशली फॉर द डेंटल कम्युनिटी, क्योंकि आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है। और ये जो है इसलिए सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ जो हमारे दांतों की जितनी डिजीज़ हैं, ओरल डिजीज़ हैं, उनके बारे में अवेयरनेस के साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ताला आज के दिन जो है वो 177 कंट्रीज जो हैं अक्रॉस द ग्लोब जो है कलेक्टिवली इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि हम जो जर्नल पब्लिक है उनको एक दफ़ा रिमाइंड करा सकें कि ओरल हेल्थ है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी हमने टेक केयर कैसे करनी है, और इसकी कौन कौन सी डिजीज़ है जिसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन हमने लेनी है, और अगर वो हो गई हैं तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है। एग्जैक्टली राइट। आज हम डिस्कस करेंगे व्यूअर्स कि आज जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे पे, हम बेसिकली बात करेंगे जो मोस्टली लोगों को शिकायत रहती है दांतों से मुतल्लिक, मसूड़ों से मुतल्लिक। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लाजमी हमें कमेंट करके बताएं ताकि आपकी तमाम क्वेरीज हम अपनी ऑनरेबल गेस्ट से हम क्लियर करवा सकें। डॉक्टर साहब, अभी मैंने जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप काम कर रही हैं लाइनर्स के साथ और इनविजिबल ब्रेसेस मेडिकल डायरेक्टर, मतलब उनके साथ आप काम कर रही हैं। तो मुझे इनविजिबल ब्रेसेस के बारे में बताइएगा कि इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी बता दें। अच्छा, इनविजिबल ब्रेसेस जो है सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेसेस की टाइप्स कितनी है। ब्रेसेस जो है सबसे उससे भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेसेस क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। कि जब दांत टेढ़े होते हैं तो टेढ़े होने के साथ जो है वो दो चीज़ें होती हैं कि या तो आपको अच्छे नहीं लग रहे होते दांत टेढ़े, या फिर जो है आप उसकी प्रॉपरली टूथब्रशिंग नहीं कर पा रहे होते, और थर्डली कि आप जो है खा पी नहीं, मतलब च्यूइंग जो है और जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो आपकी इफेक्ट हो रही होती है। क्योंकि दांत जो है उनकी अलाइनमेंट में, एक ही अलाइनमेंट में उसका एक मकसद है, उसका ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ उसका एक फंक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो जब उनकी अलाइनमेंट खराब होती है तो ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है। अब ब्रेसेस जो है वो कितने टाइप्स की हैं, वो कुछ फिक्स ब्रेसेस होती हैं और कुछ रिमूवेबल ब्रेसेस होती हैं। फिक्स ब्रेसेस में जो है वो मेटालिक ब्रेसेस भी होती हैं, सिरेमिक ब्रेसेस भी होती हैं, लिंगुअल ब्रेसेस भी होती हैं। और जो रिमूवेबल ब्रेसेस है दैट इज अलाइनर्स। तो बेसिकली जो मैं डायरेक्ट जिसे कर रही हूँ, जिस कंपनी को, अलाइनर्स को, वो रिमूवेबल ब्रेसेस की है। और इसकी सबसे जो है सबसे स्पेशल बात ये है कि आप इसको किसी भी टाइम पर रिमूव कर सकते हैं। दे आर नॉट फिक्स टू योर टीथ। ये एक स्पेशल प्लास्टिक ट्रेज होती हैं जो कि मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक से बनती हैं, और एक सीरीज ऑफ ट्रेज होती हैं। जैसे अगर जो है जो भी कैंडिडेट सुटेबल इसके लिए होता है लाइनर्स के लिए, उसको जो है आफ्टर उसका इम्प्रेशन, उसका एक मुंह का इम्प्रेशन लिया जाता है, उसकी एक वर्चुअल स्माइल असेसमेंट क्रिएट की जाती है, और उसके बाद जो है उन्हें एक सेट ऑफ ट्रेस दे दिया जाता है जिन्हें उन्हें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए पहनना होता है। लेट्स सपोज फॉर द ईयर एंड सो अकॉर्डिंग टू द केस।
तो उसमें एक सीरीज ऑफ ट्रेज दी जाती हैं जो कि मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई होती हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो दांत है वो अपनी पोजीशन पे आना शुरू हो जाते हैं। अब वक्त के साथ साथ जो है डेंटिस्ट्री में इतनी डिजिटलाइजेशन आ चुकी है कि पीपल एंड इवन द डेंटिस्ट, दे आर रिकमेंडिंग द इजी ट्रीटमेंट्स, नॉट द डिफिकल्ट वंस। मेटालिक ब्रेसेस की जो है लिमिटेशंस वो ये हैं कि एक तो वो बहुत बुरी लगती हैं पहनी हुई, बहुत आपका जो है आपका फेस पे ऐसे लगता है टीथ के ऊपर आपने मेटल्स पहने हुए हैं। सेकेंडली ये कि जो है जो भी आप खाना खा रहे हैं और उसकी कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, आप हर चीज जो है मेटल ब्रेसेस के साथ नहीं खा सकते हैं, ठीक है। और अगर जब खा पी लेते हैं तो बहुत ज्यादा फूड स्टक होता है। और थर्डली कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं डेंटिस्ट के साथ, यानी आपको हर महीने और या इससे भी पहले जाके डेंटिस्ट के पास जाके अपनी ब्रैकेट्स एंड वायर्स को एडजस्ट कराना पड़ता है। ये सारे प्रॉब्लम्स रिमूवेबल ब्रेसेस यानी अलाइनर्स के साथ ये नहीं है। आप खाना खाने से पहले उसको रिमूव भी कर सकते हैं, और उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है आप उसमें भी रिमूव करके आप उसको पहन सकते हैं। इवन अगर आप फंक्शन पे पहन पहन भी लें, नो वन विल एवर नोटिस इट कि आपने कुछ पहना भी हुआ है दांतों पे। ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है दांतों पे पहना हुआ। और सबसे बेस्ट इसकी बात यह है कि इसके रिजल्ट्स बहुत प्रिडिक्टेबल हैं। जो डेंटिस्ट आपको फर्स्ट विजिट पे आपकी 3D स्माइल असेसमेंट जब आपकी बनती है, तो उसमें जो रिजल्ट्स आपको शो किए जाते हैं वो ही एंड रिजल्ट होता है, बिकॉज इट्स ऑल डिजिटल। इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है डेंटल क्लिनिक्स की। जस्ट आपको जो है वो फॉलो अप्स रखना पड़ता है, और जो आपको दिखाया जाता है कंप्यूटर पर रिजल्ट, वो एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट आपके दांत बिल्कुल उस तरह सीधे हो चुके हुए होते हैं। और अब जो है ये टेक्नोलॉजी, अगर मैं बात करूं तो लिटरली बाय द नेक्स्ट 20 years ये तकरीबन मिलियंस में अभी भी इसको जो है बहुत ऑलमोस्ट 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इससे फायदा उठा चुके हैं। और बाय द नेक्स्ट 20 years एस्टिमेटेड है कि ऑलमोस्ट 50 to 60 मिलियन यूजर्स और इससे फायदा उठाएंगे इस टेक्नोलॉजी से। सो ये बहुत अच्छी है, एंड आई वुड रेकमेंड कि जो लोगों को जिनके बारे में नहीं इनको अवेयरनेस कि ये अलाइनर्स क्या चीज़ हैं, वो एक दफ़ा एक वेबसाइट पे जाएं www.alignersglobe.com पे, इसको स्टडी करें, अपने डेंटिस्ट से इसके बारे में पूछें, और ताकि उनको मेटालिक ब्रेसेस के अलावा जो अच्छा ऑल्टरनेटिव है उसके बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर हम बात करें एस्थेटिक अपीयरेंस की वजह से जो लोग बड़े परेशान होते थे, ब्रेसेस नहीं लगवाते थे, अब उनके लिए मैं कहती हूँ गुड न्यूज है कि वो ये इनविजिबल ब्रेसेस लगवा सकते हैं, और कोई चीज की टेंशन भी नहीं, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल पता भी नहीं चलता आप लोगों ने लगवाए हुए ब्रेसेस या नहीं लगाए हुए। अच्छा, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं वो करने से पहले अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि आप लोग हमें कमेंट्स में ये भी जरूर बताएं कि आप हमें किस किस सीरीज से ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके आप लोग हमें कहाँ कहाँ से जो है वो देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें, जैसे अभी टॉपिक की मैं फिर से बात करूँ कि हमारा टॉपिक आज का है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। तो हम इस पे जो है मैं बात करना चाहूंगी, आप मुझे बताएं कि इसकी टॉपिक की बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है इसकी टॉपिक की क्योंकि हमें इस दिन अवेयरनेस देनी है अबाउट द डेंटल केरीज। प्राइमरीली जो है जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम ओरल हेल्थ डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ओरल जो हेल्थ है ना, हमारी मुंह की हेल्थ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, बिकॉज माउथ इज द गेट कीपर ऑफ द होल बॉडी। हम जो भी खा रहे हैं, जो भी जरासीम है, वो माउथ से एंटर होकर डायरेक्टली बॉडी में जाता है। तो इसलिए हमें इसकी बहुत स्पेशल क्लीनिंग की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि हम इससे मल्टीपल फंक्शंस कर रहे होते हैं। हम इससे खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, और हम जो है हम हंस रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो मल्टीपल फंक्शंस हम एक टाइम पे कर सकते हैं। अब एनी जस्ट सपोज कि हमारे दांत में अगर दर्द है, तो हमारी पूरी रूटीन कितनी डिस्टर्ब होगी, ना हम कुछ खा सकेंगे उस वक्त, ना कुछ पी सकेंगे, और इवन समटाइम्स तो मेडिकल लीव भी इसकी वजह से लेनी पड़ सकती है दांतों में सॉरी दर्द फॉर की द वजह से। इंटरप्शन, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एक्चुअली मुझे ऑडियो का थोड़ा इशू आ रहा है, आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। अच्छा, लेट मी ऑडियो का मेक माय इशू आ रहा पॉइंट। है। जी जी जी। लेट मी ज्वाइन अगेन। आप प्लीज कंटिन्यू करें, मैं इसमें ज्वाइन करती हूँ बस। आप दोबारा ज्वाइन कर लें। ओके, मिशाल इधर आइए।
जी अब कंटिन्यू करें प्लीज। अब ठीक हो गया। अच्छा जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हम थे कि हम वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली इट्स टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि दांतों की इम्पोर्टेंस क्या है, हाइजीन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है कि दांत जो हैं वो कैविटीज़ फ्री हों, और क्यों ज़रूरी है कि गम्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हेल्दी हों। इस वजह से जो है, जैसे मैंने बताया कि आज का दिन 177 कंट्रीज जो हैं इकट्ठे ओरल हेल्थ डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि जो हमारी यूथ जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, दे आर कैविटीज फ्री। हमारी जो यूथ है उनके उनके अंदर कोई कैविटीज ना हो, उनके गम स्ट्रांग हो, उनका जो पूरा ओरल माउथ है वो स्ट्रांग हो। और जो हमारे एल्डरली पीपल हैं, यानी हमारे 60 प्लस एंड अबव एज वाले पीपल हैं, एटलीस्ट उनके माउथ में हेल्दी 20 टीथ हों। तो इस वजह से ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि भई दांतों को चूँकि चूँकि से हम मल्टीपल फंक्शंस करते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं, हम पीते हैं, हम बात करते हैं इससे, और इसकी वजह से जो है हमें इसकी हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, बिकॉज़ द माउथ इज़ द गेट कीपर ऑफ द होल बॉडी। सारा जो हम खाना खाते हैं और जो जर्म्स वगैरह हैं वो इससे एंटर होके हमारी ग़िज़ा के साथ जो है वो स्टमक में जाता है। सो वी शुड take care of our mouth and teeth and obviously the gums as well. एग्जैक्टली राइट। और डॉक्टर यहाँ पे हमारे पास कमेंट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट सेशन हम आते हैं इंशाल्लाह हमारे। और मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपने कैविटीज की बात की तो अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ब्रीफली बता दें कि कैविटीज बेसिकली है क्या और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है कैविटीज होती हैं। अच्छा, कैविटीज जो हैं बेसिकली ये होता है कि दांत का जो अपना एनामल होता है दैट इज जो है दैट इज वल्नरेबल टू वेयर एंड टेयर। तो जब इस पे जब हम खाना खाते हैं तो जब फूड पार्टिकल्स इसके साथ स्टिक्ड रह जाते हैं, तो व्हाट हैपेंस कि बैक्टीरियाज इनको एज एन अपनी ग़िज़ा, अपनी फूड के तौर पे इसको लेना शुरू करते हैं, और एज अ रिजल्ट उनकी बॉडी से एसिड सिक्रीट होता है जो कि इनामल को डिसॉल्व करके वहां पर फिटिंग कर देता है। ठीक है, अब जितना डैमेज ज्यादा स्वेयर होगा उतने ही जो दांतों की लेयर्स हैं वो ज्यादा इफेक्ट होगी। लेट्स सपोज अगर डैमेज जो है वो लिमिटेड है टुवर्ड्स एनामल, तो उसका डैमेज कम होगा। अगर एनामल से दूसरी जो दांतों की अंदर वाली सतह है, एनामल के बाद डेंटिन आती है, वहां से अगर वो कैविटी ट्रांसमिट होके डेंटिन में चले जाती है, अंदर वाली लेयर में चले जाती है, तो नुकसान ज्यादा होगा। साथ साथ जो है वो कैविटी के साथ ठंडा गर्म भी लगना शुरू हो जाएगा, और इससे भी ज्यादा कैविटी अंदर प्रोग्रेस करती है टुवर्ड्स द पल्प, तो दांत में पेन भी शुरू हो जाएगी, और इन्फेक्शन भी, अगर वो उससे भी ज्यादा बोन में चल जाता है तो वो इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। The bad point with the cavities is that कि they hardly stays at that point. बहुत, अगर आपका दांतों का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है तो वो वहां तक लिमिट रह सकती है कैविटीज, लेकिन अगर आपके दांतों का अपना स्ट्रक्चर जो है वीक है तो कैविटीज प्रोग्रेस करती हैं फ्रॉम आउटर लेयर्स टू द इनर लेयर, और इस तरह जो है दांत भी ज़ाया हो जाता है, और उसके साथ साथ उसकी जो बोन है वो भी ज़ाया हो जाती है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे व्यूअर्स को फिर से कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी हमें कमेंट करके बताएं ताकि आपकी तमाम क्यूरीज हम अपनी गेस्ट से क्लियर करवा सकें। तो साहिबा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले हम वो लेते चलें। यहाँ पे हमारे पास एक व्यूअर है, कह रहे हैं मोहम्मद जिशान, क्या हम ब्रेसेस 21 ईयर एज में लगवा सकते हैं? जी, ब्रेसेस हम किसी भी एज में लगवा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 13 इयर्स ऑफ लाइफ से लेके 40 इयर्स ऑफ लाइफ तक। व्हाट वी रिक्वायर इज जस्ट हेल्दी टीथ एंड द बोन। बस हमें हेल्दी टीथ एंड बोन रिक्वायर्ड है, और उसके बाद जो एज जो है वो 13 ईयर्स से लेके 40 इयर्स ऑफ लाइफ तक हम कभी भी ब्रेसेस लगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है मोहम्मद जिशान आपको आपकी क्वेरी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है, हम बात कर रहे थे कैविटीज की। अक्सर लोगों को शिकायत होती है बैड ब्रेथ की या फिर सोलन गम्स की, तो उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं? कौन सी ऐसी कॉजेज है जिनकी वजह से ये इश्यूज देखने को मिलते हैं? बैड ब्रेथ इज बेसिकली जो है उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, कुछ ओरल रीजंस भी होती हैं जिसमें पुअर ओरल हाइजीन इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। अगर आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, आप ब्रश जो है ट्वाइस अ डे नहीं कर रहे हैं, माउथ वॉश का इस्तेमाल नहीं कर रहे, फ्लॉस नहीं कर रहे,
तो वो जो है उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ आ सकती है। या अगर कोई दांतों में इन्फेक्शन है या रॉटन टीथ है, डिकेड टीथ है, उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अगर दांतों में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी जो है मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। अगर साइनसिस का कोई इशू है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन है, उसमें भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। अगर आप टंग की क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे तो वहां से भी स्मेल जो है वो आना शुरू हो जाती है। गम्स जो है, ब्लीडिंग गम्स हैं, ब्लीडिंग गम्स की वजह से भी जो है मुंह में स्मेल आना शुरू हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक। और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी हैं जिसकी वजह से, जैसे डायबिटीज है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं और हेपेटिक प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह से भी मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस। आपका डेंटिस्ट ही डायग्नोज करके बताएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द रीजन। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो ब्रश भी प्रॉपरली कर रहे हैं, ट्वाइस अ डे भी कर रहे हैं, स्टिल जो है उनके दांतों से स्मेल आती है। तो आपके डेंटिस्ट रूल आउट करके बता सकता है कि क्या वो वहां पर कोई कैविटीज तो नहीं है जो स्मेल कर रही हैं, या फिर कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है दांतों में, या फिर कोई बॉडी का कोई स्टमक का इशू या डायबिटीज या व्हाट्सोएवर। आपका डेंटिस्ट जो है वो आपको रूल आउट करके बता सकता है। और इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल, एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल होता है वो जब ट्वाइस अ डे टूथब्रश करता है और खाना खाने के बाद गार्गल यानी सिंपल पानी के साथ कुल्ली कर लेते हैं, तो कोई वजह नहीं बनती कि मुंह से स्मेल आए। हाँ, अगर स्मेल आ रही है तो इसकी ये सारी रीजंस हो सकती हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू एंड योर डेंटिस्ट कैन जज बेटर कि क्या रीजन है कि आपकी डिस्पाइट ऑफ द जो टूथ ब्रशिंग आपकी स्मेल क्यों नहीं जा रही। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग माय क्यूरी डॉक्टर। और यहाँ पे हमारे पास एक कमेंट है, क्वेश्चन है कि हाउ टू डील विद सेंसिटिव टीथ। व्हाट इज द कॉज ऑफ सेंसिटिविटी? नो सॉरी, हाउ टू डील विद सेंसिटिव टीथ। अच्छा, हाउ टू डील विद सेंसिटिव टीथ। हाउ टू डील विद सेंसिटिव टीथ का सबसे पहले तो ये है कि आके जो डिकेड एरियाज है ना उसको फिल करवाएं। क्योंकि जब तक जैसे मैंने दांतों की लेयर्स के बारे में बताया था कि इनेमल है, देन डेंटिन है, और देन जो इनर मोस्ट लेयर पल्प है, तो जब तक जो कैविटीज होती है ना इनेमल की इनेमल तक रहती हैं तो वो दांत सेंसिटिव नहीं होते। जब वहां से वो ट्रांसमिट होती हुई अंदर वाली तय में, डेंटिन यानी दूसरी तय में, दांत से अंदर ट्रेवल कर जाती है तो दांत सेंसिटिव होना शुरू हो जाते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि दांतों में डिके नहीं होता लेकिन फिर भी दांत सेंसिटिव हो रहे होते हैं। इट कुड बी ड्यू टू द ट्रॉमा। कुछ माइनर जो है, अगर दांतों के इनेमल के ऊपर माइनर एब्रेजन्स हो या माइनर ट्रॉमा हो तो वहां से भी बहुत टीज उठती है और एकदम दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इमीडिएटली कि सेंसोडाइन टूथपेस्ट में जो है उसमें कॉलगेट के अंदर एक ब्रांड है जो फॉर द सेंसिटिव टीथ है, या एक और अच्छा बहुत ब्रांड है सेंस टी टूथपेस्ट। आप उसको इमीडिएटली उस जगह पे जस्ट 2 मिनट्स के लिए अप्लाई कर लें, और इस तरह जो है वो दिन में 3 से 4 दफा उसको अप्लाई करें, और फिर देखें कि आपको इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अदरवाइज अगर नहीं आपको इफेक्टिव हो रहा है तो आप डेंटिस्ट के पास आ सकते हैं और वो इमीडिएटली वहां पर एक बॉन्डिंग मटेरियल होता है जिसको वो प्लेस कर देते हैं, और सेंसिटिव जो इशू हो रहा होता है चैनल का वो वहां पर ब्लॉक हो जाता है और इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। थैंक यू सो मच। अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो ये कि स्पेसिफिक कंपनी के ब्रांडिंग के लिए बैठे नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे एक क्वेश्चन आपसे करना है कि काफी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हम टूथब्रश जैसे आपने पहले काफी करते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो है हमारे जैसे लोग कहते हैं कि हमें वो व्हाइट टीथ चाहिए, वो नहीं मिल रहे। तो काइंडली आप हमारे व्यूअर्स को एक बार बता दें कि उन्हें कितनी टाइम ब्रश करना चाहिए और जो ब्रश है वो कितने देर के लिए करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। वाइट टीथ का ये कि समटाइम अगर तो जेनेटिकली वाइट टीथ नहीं है ना तो आप जो मर्जी कर लें, वो वाइट जो है घर पे नहीं हो सकते हैं, वो डेंटिस्ट के पास ही आना पड़ेगा और उसके लिए टीथ ब्लीचिंग प्रोसीजर होता है। टीथ ब्लीचिंग से जो है वाइट हो जाते हैं। हाँ, अगर आपके दांत अच्छे हैं, वाइट हैं, और लेकिन वो कुछ सर्टन हमारे जो खाने पकते हैं उसमें हल्दी का इस्तेमाल भी है, लाल मिर्चों का भी, डेफिनेटली बहुत सारी उसमें ऐसी, और चाइनीज भी जो हम यूज करते हैं उसमें कुछ सॉसेस भी ऐसी हैं जो दांतों के ऊपर जो है वो स्टेन्स करती हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमारे खाने जो हैं वो कुजीन्स बहुत रिच कुजीन्स हैं, उसमें रिच मसाला जात का इस्तेमाल है। फिर जो चिप्स वगैरह हम ये यूज करते हैं बाजार की, जैसे लेस चिप्स हो गए, कुरकुरे एंड ऑल, ये जो इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग जो कलरेंट्स ऐड हुए हुए होते हैं, तो ये फ्रीक्वेंटली ये जो हमारी बैड स्नैकिंग है
जिसमें स्ट्रॉन्ग कलरेंट्स वाले फूड हैं, वो जब हम उसका इंटेक करते हैं तो ना चाहते हुए भी जो हमारे अच्छे प्यारे से वाइट दांत हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, कि आपने जब भी स्नैकिंग, पहली बात तो ये कि स्नैकिंग को लिमिट कीजिए। सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ एक कोई टाइम ऐसा रखिए जिसमें आपने जो स्नैक्स लिए हैं वो लेके और उसके बाद जाके रिंस कर लें या टूथब्रश कर लें, ठीक है। और सेकेंडली ये कि आप जब भी खाना खाएं उसके बाद एक दफा पानी के साथ कुल्ली कराएं या इवन फिंगर के साथ जो है अपने सारे दांतों को साफ कर लें, ताकि जो भी फूड पार्टिकल उस पे स्टे किया है या वो जो है वो कलर लगा है वो उसी वक्त रिंस हो जाए और वो ज्यादा मतलब कैल्सिफाई ना कर जाए। अच्छा, जो आपने सेकंड क्वेश्चन है आपका कि टूथब्रश कितने टाइम करना चाहिए, टूथब्रश हमें सिर्फ 2 ही दफा करना चाहिए, एक रात को सोने से पहले और एक सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद। यानी आपने रात को टूथब्रश करके सो जाएं, उसके बाद सुबह उठें, जस्ट पानी के साथ कुल्ली करें, पानी से कुल्ली करने के बाद जो है नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद टूथब्रश करें। इन बिटवीन अगर आपको जरूरत पड़ रही है पूरे दिन में इसके अलावा भी अपने दांतों को साफ करने के लिए, तो दैट इज विद अ प्लेन रिंसिंग ऑफ वाटर इज एनफ। अगर आप हर खाने के बाद जाके, अब वैसे भी हम मुस्लिम्स हैं सब माशाल्लाह से, तो उसमें नमाज हम जब पढ़ते हैं तो उससे पहले वजू तो करते हैं। वजू में जो है इट्स अ पार्ट ऑफ एन एब्ल्यूशन कि हम जो है कुल्ली करें। तो अगर हम उसको उस वक्त मसवाक भी उस वक्त यूज कर लें या हाथ से कुल्ली अच्छी तरह कर लें तो कोई वजह नहीं रहती कि जो है दांत येलो हो। लेकिन एनी हाउ इन सारी चीजों के बाद भी येलो हो रही हैं, तो द ओनली सोल्यूशन टू द येलो टीथ इज टीथ ब्लीचिंग। अगर आप घर पे समझ रहे हैं कि घर पे कुछ छोटे मोटे टोटका करने से या बेकिंग सोडा लगाने से या इस तरह की और जो रेमेडीज हैं जो नेट पे अवेलेबल हैं, अगर आप समझते हैं कि उससे दांत वाइट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ट्राई जरूर कर सकते हैं दांतों पे बेकिंग सोडा लगा के, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिकॉज जो है इनामल का जो जब स्टेन, इसकी एक नेचर है कि वो बहुत जल्दी स्टेन कैच करता है। जब वो स्टेन कैच करता है तो वो वही स्टेन जो है वो डीप पेनिट्रेट कर जाते हैं। जब वो डीप पेनिट्रेट कर जाते हैं तो आप घर पे कुछ भी कर लें वो नहीं जा सकते हैं। तो या तो आप डेंटिस्ट के पास आके टीथ ब्लीचिंग करवा लें या फिर कुछ होम ट्रेज ब्लीचिंग ट्रेज मिलती हैं जो कि आफ्टर, मैं अगेन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको यही कहूंगी कि वो खुद से जो है टीथ ब्लीचिंग ट्रेज बिल्कुल यूज ना करें, आपने डेंटिस्ट के मशवरे से ही यूज करें। वही आपको अकॉर्डिंगली आपके दांतों के अकॉर्डिंग वो कंसंट्रेशन जितनी यूज होती है, इसमें बेसिकली हम टीथ ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं दांतों को वाइट करने के लिए, उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन अवेलेबल होती है। तो ये सिर्फ डेंटिस्ट ही एक एनामल को देख के बता सकता है कि कितनी कंसंट्रेशन की इनको रिक्वायर्ड है और कितने टाइम्स इनको ब्लीचिंग रिक्वायर्ड है कि इनके दांत वाइट हो जाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यहाँ आपकी बात से मुझे याद आया कि हमारे पाकिस्तान में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि अगर आपने जो है अपने रंग पूरा करना है तो होम रेमेडीज देखी, अपने बाल लंबे करने के लिए होम रेमेडीज देखे, दांत अपने सफेद करने के लिए आप देखें होम रेमेडीज। और आपकी अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो समझिए पेनाडोल तो नेशनल टैबलेट है, कुछ भी हो रहा है तो आप जो है खुद से ही मेडिसिन कर रहे हैं। किसी ने आपको बता दिया है कि मुझे ये हुआ था, ये मैंने मेडिसिन यूज की, आप भी ये यूज करते हैं। मतलब बिल्कुल भी डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस एक दूसरे को सोच कर देना है। ये रहता है व्यूअर्स, मैं आप लोगों को भी ये कहूंगी कि प्लीज 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 इस तरह मत किया करें। खुद से आप अपनी डिजीज के बारे में बेशक आप सर्च करें, लेकिन ट्रीटमेंट खुद से मत करें। डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाएं और उसके बाद जो है वो जो डॉक्टर कहते हैं फिर आप हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। डॉक्टर साहब, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, यहाँ पे हमारे पास एक व्यूअर पूछे हैं, समीन सरमद, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड इम्प्लांट? अच्छा, ब्रिज एंड इम्प्लांट में डिफरेंस ये है कि बोथ जो हैं वो फिक्स प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ब्रिज भी फिक्स्ड है और इम्प्लांट भी फिक्स है, पर इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक स्पैन ऑफ एक जगह पे दांत नहीं है तो उसको रिस्टोर करने के लिए अगर हम साथ वाले दांतों से सपोर्ट लेते हैं, यानी साथ वाले दांतों को कट करके सपोर्ट लेते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रिज। और अगर हम साथ वाले दांतों से सपोर्ट नहीं ले रहे और जहां से मिसिंग टूथ है वहां पर हम ये इम्प्लांट लगा रहे हैं, तो ये इसमें जो है वो साथ वाले दांतों को कुछ ग्राइंड नहीं करना पड़ता। इम्प्लांट इज बेसिकली द बायोकम्पैटिबल रूट। मतलब इम्प्लांट जो है वो रूट है, यानी अल्लाह ताला ने जो दांत की जड़ बनाई है उसका एक बायोकम्पैटिबल ये मटेरियल है जो इम्प्लांट है। और ये वहां पर लग जाता है जहां पर दांतों की जड़ होती है और उसके ऊपर जो है वो क्राउन लग जाता है।
तो इम्प्लांट में जो है वो 7 वाले दांतों को छोटा नहीं करना पड़ता, और वो जहां से दांत टूथ लॉस होता है वहां पर इम्प्लांट लग जाता है। लेकिन ब्रिज में जो है एक के पीछे साथ 2 खराब करने पड़ते हैं, यानी उनको छोटा करके उसका ब्रिज बनाना पड़ता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों में। तो सर यहाँ पे हमारे पास एक और कमेंट है, हमाद ने किया है, gums are bleeding, what can be reason for it? अच्छा, गम्स आर ब्लीडिंग, व्हाट कैन बी रीजंस फॉर इट। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो नॉर्मल गम्स है ना वो दे डोंट ब्लीड। यहाँ पर तो लोगों को ये नहीं पता कि जो ब्लीडिंग गम्स हैं वो एबनॉर्मल है या वो डिजीज है। तो बहुत अच्छा किया कि मिस्टर हमाद ने क्वेश्चन किया, ताकि मैं बता सकूं कि ब्लीडिंग गम्स आर नॉट नॉर्मल। अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की बिल्कुल जरूरत है, ताकि रूल आउट हो कि गम डिजीज की स्वेरिटी कितनी है। क्योंकि जब गम डिजीज होती है तो सबसे पहली इंडिकेशन ये होती है कि जो गम्स का कलर है वो नेचुरल कलर होता है पिंक, वो पिंक से रेड होना शुरू हो जाता है, और उसकी जो टाइटनेस है वो खत्म होके वो स्वेल होना शुरू हो जाता है। यानी जो गम्स है ना वो थोड़े स्वोलन और रेड होके और अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं। इस वजह से मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो उसमें ये है कि आप जो है आप डेंटिस्ट के पास आके स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवा सकते हैं, ताकि जो नीचे क्लीनिंग है, सारा जो प्लाक और टार्टर बिल्डअप है मसूड़ों के नीचे जो बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मसूड़े अपनी जगह छोड़ देते हैं तो प्लाक और टार्टर जो है वो शिफ्ट दांतों के ऊपर से लेके नीचे जड़ तक जाना शुरू हो जाता है। तो जब तक उसे वहां से जाके रिमूव नहीं करेंगे तो वापस जो मसूड़े हैं वो अपनी टाइटनेस और अपनी नॉर्मल हालत में नहीं आएंगे। तो इसलिए आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो एक दफा रूल आउट कर लें कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द ब्लीडिंग गम्स, और उसके साथ आपको अगर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग रिक्वायर्ड है तो वो आपकी हो जाएगी। अदरवाइज अगर मेडिसिन रिक्वायर्ड है तो आपको मेडिसिन या फिर टूथपेस्ट जो है वो रेकमेंड कर दी जाएगी। और इनकी जो थैंक यू सो मच। कंटिन्यू अच्छा, डॉक्टर, प्लीज रीजन कंटिन्यू। मैं रीजंस के बारे रीजन जो है ब्लीडिंग गम की यही है, प्लाक बिल्डअप। जब आप गम्स को हमने टूथ सिर्फ जो टूथब्रश है वो दांतों को नहीं करना होता, हमने गम्स को भी साथ उसको ब्रश करना होता है, क्योंकि जो बैक्टीरियाज दांतों के ऊपर है वही जो है वो गम्स के ऊपर भी है। यानी जो प्लाक दांतों के ऊपर लगा हुआ है जिसको हम रिमूव करते हैं ट्वाइस अ डे, वही जो है वो गम लाइन पे भी होता है। गम लाइन वो होती है जहां पर मसूड़ा और जो दांत है वो आपस में अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गम लाइन। वहां पर सबसे ज्यादा जो है प्लाक और टार्टर बिल्डअप होता है, क्योंकि वो लेफ्ट ओवर एरियाज होते हैं जिसे हम ब्रश नहीं करते। क्योंकि हम सही टेक्निक में ब्रश नहीं कर रहे होते तो वहां पर ये प्लाक और टार्टर रह जाता है, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और वो अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी लूज होना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद जिशान यूसुफ का, वो कह रहे हैं हाउ मच इट टेक टू straighten 50 degree bent teeth after applying braces in 21 age? You hear me? आपका बहुत क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है। हाउ मच इट Am I टेक्स टू audible to स्ट्रेटन you, doctor? टीथ। ऑलमोस्ट जो है इसका जो है देखिए 0.2 हम मिनिमम जो है एक मंथ के अंदर 0.3 मिलीमीटर्स की मूवमेंट से ज्यादा जो है ब्रेसेस में मूवमेंट नहीं करवाते। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यू एटलीस्ट नीड 5 to 6 months, ताकि आपकी ये जो मूवमेंट है स्लोली बिट बाय बिट अपनी अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाए। तो यू एटलीस्ट नीड जो है 5 to 6 months to get it back into the position, and then after you also need more 4 to 5 months for their retention। उसके बाद उसकी रिटेंशन भी तो जरूरी है ना, सिर्फ क्राउन तो नहीं हमने स्ट्रेट करना, उसके बाद हमने उसकी रूट को भी अपनी पोजीशन पे लेके आना है। तो उसके बाद हमें कम से कम इस पूरे प्रोसेस में जो है 8 to 9 months आपके रिक्वायर्ड होते हैं। Viewers, डॉक्टर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आई थिंक इंटरनेट इशू। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे व्यूअर्स, मुझे ताकि आपकी आप आवाज कमेंट में बता दें कि इंटरनेट इशू किसके एंड पे आ रहा है, ताकि उस हिसाब से हम उसको देख लें। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है।
अच्छा, मुझे आपकी थोड़ी सी वो डिस्टॉर्शन फील हो रही है। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेती हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन से किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और फ्लॉस का इसमें क्या रोल है? अच्छा, आपने फ्लॉस से पहले क्या क्वेश्चन किया है? फ्लॉस से पहले आपने इन्फेक्शन का पूछा है? मैंने इन्फेक्शन का पूछा है कि इन्फेक्शन किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और इसमें फ्लॉस का क्या रोल है? अच्छा, मुझे अगेन आपका ये नहीं समझ में आया कि फ्लॉस से आपने पहले क्या पूछा है कि हम अच्छा, आप ये क्वेश्चन बाद में कर लीजिएगा, मैं पहले फ्लॉस का बता दूं। फ्लॉस का ये है कि जैसे एनी हम अगर मुंह अपना धोएं और उसमें नाक को भी छोड़ दें, कान को भी छोड़ दें और आंखों को भी छोड़ दें, तो जिस किस्म का हम उस वक्त मुंह धोएंगे वो उसी तरह होगा जैसे हम टूथ ब्रश कर रहे हैं। ठीक है, टूथ ब्रश में जो दांतों की सिर्फ सामने वाली जगह नहीं होती, दांत के पीछे भी दांत होता है, उसके साइड पे भी हमें उसको ब्रश करना होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक 70 to 80% जो है वो सिर्फ सामने सामने से दांत साफ कर लेते हैं। और बीच में जो दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स, क्योंकि फूड पार्टिकल्स सिर्फ दांतों के सामने नहीं रहते, वो दरमियान में भी स्टक होते हैं, वो पीछे भी दांतों के पीछे भी लगे हुए होते हैं, तो हमें हर जगह से फूड पार्टिकल्स को साफ करना होता है। तो अगर आपके दांतों में गैप है और तो गैप के अंदर टूथब्रश तो नहीं जा सकता ना, तो उसके लिए हमें जो है या तो इंटरडेंटल ब्रश रिक्वायर्ड है या फिर फ्लॉसिंग रिक्वायर्ड है कि जो दांतों के दरमियान में खाना चला गया है जिसको निकालना जरूरी है, तो उसके लिए फ्लॉस किया जाए। और स्पेशली मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि आफ्टर 35 years ऑफ लाइफ इट्स वैसे तो ये फ्लॉस जो है वो डेली रिकमेंडेड है, ठीक है, लेकिन आफ्टर 35 years ऑफ लाइफ जो है बोनी चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, जाहिर है बोन के अंदर चेंजेस आती हैं और उसमें जो है दांतों के दरमियान स्पेसिंग भी आना शुरू हो जाती है। तो स्पेसेस के अंदर अब टूथब्रश नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी उसका बिल्ट इन ऐसा नहीं होता कि दांत के दरमियान में टूथब्रश आके फूड पार्टिकल को साफ करे। तो उसके लिए आप जरूर आफ्टर 35 डेली जो है फ्लॉसिंग स्टार्ट करें, और उससे पहले भी अगर आपके दांतों के दरमियान स्पेसिंग है तो आप इंटरडेंटल ब्रशेस भी यूज कर सकते हैं और फ्लॉसिंग भी यूज कर सकते हैं। और स्पेशली जो लोग मीट लवर्स हैं, चिकन लवर्स हैं और बहुत ज्यादा जो है ये वाला मीट और चिकन का कंज्यूम करते हैं, उनको ये इशू रहता है कि उनके दांतों के दरमियान जो है मीट पार्टिकल्स ये स्टक हो जाते हैं, तो उनको ये फ्लॉस करके रिमूव करना जरूरी है। अदरवाइज जो है दांतों पे वहां पर डिके होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दांत को जब हमने सेव करना है उसको हमने सामने से भी सेव करना है, उसके बैक ऑफ द टीथ से भी सेव करना है और उसके दरमियान से भी सेव करना है। तो अब जैसे मैं अपने डेंटल क्लिनिक पे मैं देख रही होती हूँ, सामने से लोगों के दांत साफ होते हैं लेकिन अंदर सबके जो है वो कैलकुलस या टाटा लगा होता है, बिकॉज पीपल डोंट बॉदर टू ब्रश द टीथ फ्रॉम द बैक, अपने अंदर से वो साफ नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी हम दांत अपने साफ करें तो हमने सामने से भी साफ करना है, उसको गम्स के ऊपर रख के गम्स की क्लीनिंग भी करनी है, दांत के अंदर वाली जगह से यानी अंदर की तरफ टूथब्रश रख के भी दांत साफ करने और दांतों के दरमियान से फ्लॉसिंग भी करनी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मेरा जो क्वेश्चन था वो बेसिकली ये था, जिसका फर्स्ट पार्ट था वो कि हम किस तरह से इन्फेक्शन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और इसमें फ्लॉस का क्या रोल है? अच्छा, इन्फेक्शन से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं? एनी दांतों इन्फेक्शन को समझने के लिए दांतों की लेयर्स को समझना बहुत जरूरी है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो इनामल होती है, उसके बाद डेंटिन होती है और उसके बाद पल्प होती है। जब कीड़ा स्टार्ट होता है वो दांत के किसी भी हिस्से से, जैसे मैंने बताया अंदर से, बाहर से या साइड से, कीड़ा इनामल में सबसे पहले एंटर होता है, इनामल से एंटर होते हुए डेंटिन में जाता है, डेंटिन से नीचे पल्प में जाता है और वहां से सीधा रूट में चला जाता है। जब वो रूट जो है वो बोन के साथ है, मतलब जो दांत है वो बोन के साथ अटैच है ना, तो जब वो रूट से क्रॉस करता हुआ बोन में चला जाता है तो उस वक्त इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इन्फेक्शन को बचाने के लिए यही है कि हमने डेंटल डिके को बचाना है, हमने इनामल में केरीज होने ही नहीं देनी कि वो वहां से ट्रांसमिट होते हुए अंदर बोन में आए। सो आज हमारा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का मकसद ही ये है ताकि हमारी जो यूथ और टीनेजर्स है इनको पता चल सके कि दांतों का हेल्दी होना और उसका कैविटी फ्री होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक स्टडी बताऊं जो 2016 में ग्लोबल डिजीज बर्डन सेंटर ने कंडक्ट की थी,
कि 7 बिलियन की जो पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसमें हाफ ऑफ द, मतलब 3.5 बिलियन ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डेंटल कैरीज, यानी आधी दुनिया जो है वो सफर कर रही है डेंटल कैरीज से। और इसकी जो प्राइमरी रीजन है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर। देखें, अवेयरनेस, ये तो हर एक को अवेयरनेस का, आई डोंट, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल से कि जी लैक ऑफ अवेयरनेस है। हम तो मुस्लिम्स, हमें तो पहले दिन से बताया गया है कि जो है खाना खाने के बाद मसवाक करनी है, प्रेयर के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले हमने दान मेक श्योर करना है कि कोई ऐसा हेलिटोसिस का इशू ना हो, कोई फूड मतलब ऐसा प्याज या लहसुन वगैरह का जो है वो अगर आपने वो कंज्यूम किया है तो आप मेक श्योर के मसवाक करके उसके बाद अपनी प्रेयर के लिए जाएं। तो हमें तो ऐसा मुस्लिम कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस है कि डेंटल केरीज क्या चीज है या डिके क्या चीज है। तो इसके लिए यही है कि हमने जो है अपने आप को इस डिजीज से बचाना है। दांतों की हर तरफ से उसको साफ करना है, सिर्फ सामने से साफ नहीं करना, हर तरफ से दांतों को साफ करना है और उसको ट्वाइस अ डे साफ करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे तो जो अपनी बात करें, अपने मजहब की बात करें, तो हमारा तो जो मतलब है वो खुद ये कहता है कि सफाई निस्फ ईमान। तो हमें तो ये हमारी चीज ये हमारे मतलब नहीं सिखाती है। हमारे भी तो भी और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर पूछिए। है कि लोग इतना इतना कैलकुलस लेके जब क्लिनिक में आते हैं, मुझे रियली हैरानगी होती है कि वो इस कैलकुलस के साथ खाना कैसे खाते हैं। मतलब इतना इतना स्टार्टर दांतों के ऊपर, और माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन मतलब आई डोंट नो कि क्यों इस तरफ ध्यान नहीं देते। अच्छा, एक बात मैं ये भी बताऊं इससे पहले कि लाइव सेशन एंड हो जाए, मैं बता दूं कि जो है दांतों को उसकी टाइमिंग्स के साथ साथ उसकी जरा फ्रीक्वेंसी पे भी उसकी उसकी मिनट्स पे भी ध्यान दें कि एटलीस्ट जो है 2 मिनट्स ब्रश करने चाहिए, यानी रात को 2 मिनट्स ब्रश करने चाहिए। अब मुंह के अंदर अगर 32 टीथ हैं और आपके पास इसके अंदर 120 सेकेंड्स हैं, तो एक दांत के पास तो आपके लिए 3 सेकेंड्स बचा, तो क्या आप अपने दांत को सिर्फ 3 सेकेंड्स भी नहीं दे सकते? 2 मिनट्स भी कंप्लीट नहीं कर सकते दांतों को साफ करने के लिए? और सिर्फ सामने से मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ 30 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करते हैं, तो नहीं दांत साफ हो सकते इतने थोड़े। एटलीस्ट आप उसको 2 मिनट्स दें ताकि आप दांतों को बैक तक, उसके बैक ऑफ द मोलर्स तक पहुंचे, अंदर वाले दांतों को भी क्लीन करें और गम्स को भी क्लीन करें, फिर आखिर में टंग को भी क्लीन करें। टंग को तो मोस्टली लोग भूल ही जाते हैं कि उसको भी ब्रश करना होता है, तो टंग को भी ब्रश करना जरूरी है। और अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक तो अपनी फ्रीक्वेंसी को ठीक रखते हैं, सेकेंडली ये कि टाइमिंग्स को ठीक करते हैं, और टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं जो है ब्रशिंग मॉडल जरूर लेके आऊंगी और उसमें एक दफा टेक्निक भी बताऊंगी कि किस क्या जो है प्रॉपर टेक्निक है। अदरवाइज आप गूगल सर्च कर सकते हैं व्हाट्स अ प्रॉपर वे टू ब्रश योर टीथ, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने दांतों को साफ कैसे करना है। तो और उसके बाद जो है कुछ अपने दांतों की उसको स्ट्रांग बनाना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप कैल्शियम, क्योंकि 97% ऑफ द मटेरियल ऑफ द टीथ इज बेसिकली कैल्शियम एंड इज बेसिकली कैल्शियम, सो यू नीड टू हैव द कैल्शियम रिच डाइट एज वेल। जब तक इमारत यानी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आपके ऊपर से जो है वो इतनी मेहनत जो आप टूथ ब्रशिंग पे कर रहे हैं उसका फायदा नहीं होगा। तो इसलिए पहले दांतों को अंदर से स्ट्रांग बनाइए ताकि वो डिके को रेजिस्ट कर सकें और आप अपने फेवरेट स्नैक्स को एंजॉय भी कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हमारे पास एक व्यूअर का कमेंट था, मैं वो लेती चलूँ। शहर बैठी हूँ कहती, हाय आई एम हैविंग ब्रेसेस एंड माय ब्रेसेस वायर ब्रेक क्वाइट फ्रीक्वेंटली, हाउ कैन आई मैनेज इट? सहर, आपने हमारा स्टार्ट में ये सुना नहीं, यही मैं बता रही थी मेटालिक ब्रेसेस और अलाइनर्स में डिफरेंस, कि अलाइनर्स में ये सारी झंझट नहीं है, ना वायर टूटने की झंझट है, ना ब्रैकेट्स की टूटने की झंझट है। आप अपना फेवरेट फूड जैसे मर्जी इंजॉय कर सकते हैं उनको रिमूव करके। एनी हाउ, अगर आप तक जो है, जब आपने मेटालिक ब्रेसेस लगाए हैं तब तक अगर आप तक ये बात नहीं पहुंची थी कि अलाइनर्स भी जो है वो इस वक्त इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में, तो उसके लिए आप अवॉइड इस तरह कर सकती हैं कि जो आपको फूड मना किया गया है, यानी हार्ड फूड, आपने हार्ड फूड ब्रैकेट्स के साथ च्यू नहीं करना। और आपने जो भी फूड लेना है उसको छोटा छोटा पीसेस में करके और उसको बैक ऑफ द मोलर से आपने उसको जो है च्यू करना है। आपने सामने से बाइट नहीं करनी। जब आप बाइट करके खाना खाएंगी तो डेफिनेटली ब्रैकेट्स डिसलॉज हो जाएंगी, आपको डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट में जाना पड़ेगा। डेंटिस्ट भी जो है फिर आपसे चार्जेस ऑब्वियसली जो है वो एक
डेंटिस्ट के लिए भी बड़ा एक दुखी अमल होता है कि एक पेशेंट जो है बार बार अपनी ब्रैकेट्स और वायर तोड़ तोड़ के लेके आ रहा है, तो इससे जो है अपॉइंटमेंट डिले भी हो सकती हैं और ट्रीटमेंट टाइम प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। तो आप जो है ये कीजिए कि अपना जो भी फूड पार्टिकल आपने लेना है, स्पेशली ये कि हार्ड फूड जितना भी है उसको छोटे छोटे पीसेस में आप पहले ही उसको डिवाइड कर लें, और उसके बाद मेक श्योर कि आपका जो स्पून या फोर्क है वो आपके ब्रैकेट्स को टच ना करे। ठीक है, वो टच नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो सीमेंट के साथ वो सीमेंटेड है तो वो डिसलॉज हो सकते हैं। और सेकेंडली, अगर आप कोई स्पोर्ट्स इनटू स्पोर्ट्स हैं या स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो आप इसमें गार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है और मैं कहना चाहूंगी फेसबुक यूजर, आपको मैं बताते चलूँ कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर साहिबा ने दे दिया था। जैसे ही ज्वाइन होगा तो आपको रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखने को मिलेगा, उसमें आप पूरा दिखेगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। डॉक्टर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि हम आज बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ डे पे, तो मुझे बताएं कि जो गुड ओरल हेल्थ है वो बेसिकली किस तरह की होती है, उस पर हम हमारे व्यूअर्स को गाइड करते हैं कि किस तरह से जो है उनको उसका ख्याल रखना चाहिए और बेसिकली कौन कौन सी की पॉइंट्स हैं। गुड ओरल हेल्थ में जो 3 बड़े की पॉइंट्स हैं ना, एक टाइमिंग ऑफ टूथब्रशिंग, यानी रात को सोने से पहले आपने टूथब्रश करना है 2 मिनट्स के लिए, और दांत को आगे से पीछे से और बीच में से फ्लॉसिंग करके सारा साफ करना है। सिर्फ सामने से साफ नहीं करना, दांत के हर हिस्से से दांत को साफ करना है। ठीक है। सेकेंडली ये कि सॉरी, यानी आप क्वेश्चन आपका क्या था? अच्छा, की पॉइंट्स करते हैं। ठीक है, इसमें ये, और सेकेंडली ये कि कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, यानी जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें कैल्शियम जो है वो हमारा, अगर मैं बच्चों का बात करूं जो बहुत छोटे बच्चे हैं, यानी 3 साल से छोटे बच्चे, उनको एटलीस्ट 800 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम डेली उनकी इनटेक रिक्वायरमेंट है। और जो बड़ा बच्चा है, टीनेजर्स हैं और उससे बड़े बच्चे हैं, उनको 1200 मिलीग्राम्स उनकी डेली रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की। तो जब तक आप 1200 मिलीग्राम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे कैल्शियम की, तो दांत स्ट्रांग नहीं होंगे और आप उसको कैविटीज फ्री नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए आपने सारा जो है डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करना है, यानी अगर आप 3 से 4 ग्लास दूध के पी सकते हैं तो दिन में वो पीजिए, नहीं तो 1 कप जो है वो योगर्ट का खा लें, एक आधी दफा चीज खा लें। और जो बाकी हमारा जो विटामिन सी एनरिच फूड है, जिसमें स्ट्रॉबेरीज आजकल आई हुई हैं और ऑरेंजेस और सिट्रस फ्रूट वगैरह सारे थे, वो आपके मसूड़ों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ओरल हेल्थ में 3 चीजें आती हैं। एक तो आपके दांतों की सेहत है, दूसरे आपके मसूड़ों की सेहत है, और तीसरे आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसकी सेहत है। अगर इसमें से किसी एक की भी सेहत डिस्टर्ब हो रही है तो आपका पूरा ओरल जो रीजन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे वो मसूड़ों से खून आना है, चाहे वो मसूड़ों की बीमारी है, चाहे वो दांतों की बीमारी है। तो हमने जो है जैसे मैंने आपको बताया कि दांतों को और मसूड़ों को स्ट्रांग हमने रखना है, उसको उसकी हिफाजत करके, उसकी प्रॉपर टाइम पे ब्रशिंग करके, और प्लाक बिल्डअप ना होने देने से, क्योंकि प्लाक इज बेसिकली द एनिमी ऑफ टीथ एज वेल एज गम्स। तो हमने प्लाक फ्री करना है अपने गम्स को और टीथ को, और इसके साथ जो है हमने कैल्शियम रिच फूड लेना है, और साथ ही साथ जो है फ्लोराइड एक बहुत एसेंशियल मिनरल है, तो ऐसा फूड जिसमें फ्लोराइड है उसको भी कुछ हद तक नॉट टेकिंग द ओवरडोज, हमने वो भी इस्तेमाल करना है। तो कोई वजह नहीं रहती कि हमारी जो है वो ओरल हेल्थ जो है वो मेंटेन ना रहे। और सबसे पहले तो ये कि हमें इसको खुद भी अपने माइंड में समझना है कि मसूड़ों की जो बीमारी है वो बीमारी है, और सेकेंडली दांतों में जो डिके है वो भी एक बीमारी है। ये हेल्दी चीज नहीं है कि आपके मुंह के अंदर, दांतों के अंदर कीड़ा लगा हो या जो मसूड़े हैं वो उनमें से खून आ रहा हो। सबसे पहले तो हम इस चीज को देख लें। जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दैट, और यहाँ पर कोई फाइनेंशियल नहीं आता। जो वर्ल्ड जो हाईएस्ट इकोनॉमीज है ना, जो इस वक्त रिचेस्ट इकोनॉमीज हैं, ये उनका डाटा है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात नहीं आएगी कि जी अवेयरनेस नहीं है कि हम अपने दांतों को साफ कैसे करें या मसूड़ों को साफ कैसे पड़े। ये टोटली बिहेवियर इश्यूज हैं कि हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं या ध्यान देना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी ही। और हम इसको एक ये भी बात करें, अगर यंग जनरेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं लेजीनेस भी है, क्योंकि हम इतने लेजी हो चुके हैं कि हमारे पास अपने लिए ही टाइम है, सोशल मीडिया के लिए हमारे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन हमारे पास
बिल्कुल टाइम। और फूड इनटेक, हमारा सारा फूड जो है बेसिकली प्रोसेस्ड फूड है, जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और कुछ एरियाज में हार्ड ड्रिंक्स भी हैं, और इसके साथ जैसे हम चिप्स वगैरह जो है, हम तो कैंडीज और चॉकलेट्स पे खाली बात करते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू कि कैंडीज और चॉकलेट्स के साथ साथ चिप्स जो ये सारा स्टार्ची मटेरियल है और बेकरी मटेरियल है, ये तो सबसे बड़ा दुश्मन है दांतों के लिए, क्योंकि ये तो दांतों के अंदर जाके ऐसे, एक तो दांतों की स्टेनिंग करता है, दांतों का कलर चेंज करता है, सेकेंडली ये कि जो इसके फूड पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्टिक कर जाते हैं दांतों के साथ, और जब तक हम उसको रिमूव ना करें तो ये वहां पर रहते हैं, और ये बैक्टीरिया की जो है वो फेवरेट फूड कंसिडर होता है। तो हमें चॉकलेट्स को तो अवॉइड करना है, टॉफीज को भी अवॉइड करना है, साथ साथ चिप्स वगैरह, प्रोसेस्ड फूड और जो स्टिकी फूड्स हैं जितने भी, इनको भी अवॉइड करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप खाना भी चाहते हैं तो दिन में कोई एक टाइम रखें अपना स्नैकिंग के लिए, और उसके बाद जो है उसको रिंस कर लें या फिर टूथब्रश कर लें, ताकि आप अपना फूड भी इंजॉय कर सकें फॉर द लाइफ टाइम, और ऐसी कोई डिसेबिलिटी भी ना हो। क्योंकि मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि जो दुनिया की जो टॉप मोस्ट 10 डिसेबिलिटीज हैं, उसमें वन ऑफ द डिसेबिलिटीज टूथ लॉस एज वेल। क्योंकि अब हम सिर्फ कंसिडर करते हैं कि हाथ नहीं है या पाँव नहीं है तो ये डिसेबिलिटी है। टूथ अगर नहीं है, दांत नहीं है जिससे आप खा नहीं सकते, तो ये भी एक डिसेबिलिटी है, एंड इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट 10 डिसेबिलिटीज इन द वर्ल्ड। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि हमारे जो दांत हैं वो 32 के 32 जो है मुंह के अंदर जो है वो जिंदा सलामत रहें, और जब तक हम 60 ईयर्स ऑफ लाइफ तक जाते हैं तो एटलीस्ट 20 दांत उस वक्त तक हेल्दी रहें। और ये भी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का एक स्पेशल मैसेज है कि आपका जो 60 ईयर्स ऑफ लाइफ तक आपके मुंह में 20 दांत हेल्दी होने चाहिए, ताकि आप इंजॉय कर सकें अपनी एल्डरली लाइफ, और उसमें इंजॉयमेंट के साथ साथ आपका जो मेडिकली बॉडी का फिट होना, साउंड होना, आपकी डायबिटीज का कंट्रोल होना, अगर खुदा ना वास्ता किसी को डायबिटीज है तो डेफिनेटली उसका कंट्रोल का ताल्लुक दांतों से बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें, इन सारी मसलों को अवॉइड करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने दांतों का ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू डॉक्टर। और यहाँ पे हमारे पास एक और कमेंट है, मोहम्मद जिशान यूसुफ पूछते हैं कि व्हाट टूथपेस्ट शुड वी यूज फॉर रेगुलर यूज। टूथपेस्ट जो है, आप कोशिश करें कि वो वाला टूथपेस्ट लें जिसमें कैल्शियम भी हो और जिसमें फ्लोराइड भी हो। तो अगर आप कॉलगेट का, मैं जो हमेशा रेकमेंड करती हूँ ना, कॉलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन करती हूँ अपने जो मेरे क्लिनिक में भी जो पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको यही रेकमेंड कर रही होती हूँ फॉर द डेली यूज के लिए। बिकॉज ये नहीं कि मैं उनको एंडोर्स कर रही हूँ, बिकॉज आई ट्रूली नोज कि इट्स अ रिसर्च बेस्ड टूथपेस्ट। तो इसके अंदर लिक्विफाइड कैल्शियम भी है, फ्लोराइड भी है, तो जो आपका डेली रेकमेंडेड, क्योंकि हमारे दांतों में कंटिन्यूअसली वेयर एंड टेयर हो रहा होता है, एनामल किसी हद तक डेली बेसिस पे उसका वेयर एंड टेयर होता है, तो हमें डेली बेसिस पे कैल्शियम और फ्लोराइड उसकी रिक्वायरमेंट है, ताकि जो भी पार्ट ऑफ द मिनरल लॉस हुआ है एनामल का वो वापस रिकवर भी कर सके। तो अगर थोड़ा बिट बाय बिट इसको वापस अपना मिनरल मिलता रहेगा तो दांत जो है वो दांतों का एनामल वो लूज नहीं करेगा मिनरल। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा वो लूज कर जाता है तो फिर वो डिके होना शुरू हो जाता है, उसकी मतलब वहां से खत्म हो जाता है एनामल। तो इसलिए अगर आप रेगुलरली, अगर आप कॉलगेट ब्रांड में जो है वो अगर अच्छी आपको लगती है कॉलगेट ब्रांड, तो उसमें मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेंसोडाइन का यूज करते हैं तो आप उसकी सेंसोडाइन यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी को दांत जो है वाइट करने का बड़ा शौक है, और उसमें उनका दिल करता है कि कोई ऐसी अच्छी सी वाइटनिंग टूथपेस्ट भी डेंटिस्ट रेकमेंड कर दें, तो वो सोडा वाइट को भी घर पे यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि हम अगर बात करते हैं डेंटल चेकअप, डेंटल एग्जामिनेशन की, तो किस ईयर के बाद जो है कितनी एज में ये मतलब करवाना चाहिए और कितनी टाइम के गैप से करवाना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कि हम फिजिशियन की बात करते हैं या अपने जो है लैब टेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी किसी का माइंडसेट नहीं है। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस जो है हम इस बारे में देना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कि वो डेंटल चेकअप के लिए भी ज़रूर जाएँ, तो आप हमें बताएं कि कितने टाइम के बाद जाना चाहिए और किस एज से स्टार्ट करना चाहिए डेंटल चेकअप? डेंटल चेकअप जो है वो एट द फर्स्ट बर्थडे, जब बच्चे की, वैसे तो ये कहते हैं कि बच्चे के मुंह में जब पहला दांत आए तो उसका डेंटल विजिट होना चाहिए, बट दैट इज वेरी अर्ली, 6 मंथ ऑफ एज लिटरली इज वेरी मच, बट आई से कि वन एट फर्स्ट बर्थडे पे जब 1 साल का बच्चा होता है तो उसके मुंह में 6 दांत आ चुके हुए होते हैं, तो उस वक्त वो दांतों को चेक करवाना डेंटिस्ट के साथ बहुत जरूरी है, ताकि अगर
कोई इनामल में इशू है या कोई और ओरल रीजन में इशू है तो डेंटिस्ट जो है पेरेंट्स को फौरन से बता सके और उसके बाद जो पेरेंट्स है वो बर वक्त एक्शन भी ले सके और ट्रीटमेंट भी करवा सके। अच्छा, उसके बाद ये है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वाज दैट, कि फ्रीक्वेंसी कितनी डेंटल विजिट्स की होनी चाहिए। ट्वाइस अ ईयर। आप अगर जो है अपने डेंटिस्ट के पास ट्वाइस अ ईयर जाते हैं टू विजिट फॉर द नॉर्मल कंसल्टेशन, तो कोई वजह नहीं बनती कि आपकी अगर मुंह के अंदर कोई बीमारी है तो वो प्रोग्रेस भी करे, बिकॉज डेंटिस्ट उसको बहुत अर्ली स्टेज पे पिक कर लेता है और बहुत कुछ अर्ली हमारी जो इंटरवेंटिव मेडिसिन हैं वो उसको उसी स्टेज पे रोक लेती हैं, और ये जरूरी नहीं होता कि उसके लिए कोई बहुत ज्यादा आगे कोई हमें डिफिकल्ट ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़े। तो अगर आप ट्वाइस अ ईयर डेंटिस्ट को विजिट करते हैं तो आप बहुत सारी फ्यूचर प्रॉब्लम से बच सकते हैं और फ्यूचर जो ट्रीटमेंट टाइम है उससे भी बच सकते हैं। एंड ऑब्वियसली पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट्स भी होती हैं जो अर्ली होती हैं। और उसके बाद जब दांत का बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, कुछ जो है ज्यादा चीज खराब हो जाती है, तो वो फिर पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं रहती, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें जो है वो सीटिंग ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं और उस हिसाब से वो फिर बजट भी जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप ट्वाइस अ ईयर डेंटिस्ट को जरूर विजिट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स आप दोबारा कहते हैं, अगर आप लोगों के क्वेश्चन हैं तो लास्ट में हमें कमेंट करके बताते रहें ताकि आपके तमाम क्वेरीज हम क्लियर करवा सकें। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हमारे पूछ रहे हैं कि इज देयर साइड इफेक्ट ऑफ स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। साइड इफेक्ट स्केलिंग एंड पॉलिशिंग का, अगर आप रजिस्टर्ड डेंटल सर्जन से आप अपनी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग नहीं करवाएंगे ना, तो इसके साइड इफेक्ट्स ही साइड इफेक्ट्स हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जिस डेंटिस्ट के पास जाएं, एक थोड़ी सी टिप भी है कि आप जिस डेंटल सर्जरी में एंटर हो, सबसे पहले तो उन डेंटल सर्जन की जो है रजिस्ट्रेशन देख लें कि वो रजिस्टर्ड हैं पीएमडीसी के साथ कि नहीं। सेकेंडली ये कि उनका क्लिनिक जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। तीसरा ये कि उनके क्लिनिक में ऑटोक्लेव है कि नहीं। ये तीन चीजें देखना बहुत जरूरी हैं। और इसके बाद अगर आप अच्छे डेंटिस्ट जिसको एक टेक्निक पता है कि किस के दांत से किस तरह स्केलिंग करनी है, कौन सा जो है वो आगे अटैचमेंट यूज करनी है, बिकॉज दे आर डिफरेंट अटैचमेंट्स। जब आप रॉन्ग अटैचमेंट्स यूज करते हैं, रॉन्ग टेक्निक से स्केलिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसके बेनिफिट्स के बजाय पेशेंट को एक बुरी हद तक सेंसिटिविटी में धकेल देते हैं। अब जैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक में कोई भी पेशेंट इन द लास्ट 10 years कोई पेशेंट भी ये नहीं कह सकता कि इन डॉक्टर से जो है स्केलिंग कराने के बाद हमें सेंसिटिविटी का इशू हुआ है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी नो द टेक्निक। हमें ये पता है कि अटैचमेंट कौन सी यूज करनी है, टेक्निक कैसे यूज करनी है, किस तरह जो है किस एंगल से कैलकुलस को रिमूव करना है, कैसे रिमूव करना है, और उसके बाद क्या अप्लाई करना है दांतों के ऊपर, ताकि जो स्केलिंग की वजह से जो थोड़ा सा एब्रेजन हुआ है उसको ब्लॉक कैसे किया जाए और पेशेंट को बिल्कुल भी सेंसिटिविटी फील ना हो। तो जो है मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि अच्छे डेंटिस्ट के पास जाइए ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स, और स्पेशली जो बहुत क्राउडेड प्लेसेस होती है ना, जहाँ पर बहुत ज्यादा पेशेंट्स का जो है वो जो होता है, और वहां पर बहुत लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स। एक तो ये कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है डॉक्टर के पास ऑब्वियसली उनकी अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पेशेंट्स होनी चाहिए, ताकि वो मेक श्योर करें कि वो एक ही घिसी हुए इंस्ट्रूमेंट्स हर एक पे यूज ना कर रहे हो। और जो है अगर इन चीजों का ख्याल रखा जाए तो कोई वजह नहीं बनता। देर इज एब्सोल्युटली जीरो सेंसिटिविटी एंड जीरो साइड इफेक्ट ऑफ द स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, प्रोवाइडेड योर डेंटिस्ट हैज डन ग्रेट विद यू। थैंक यू सो मच। और मेरा जो क्वेश्चन आपसे वो ये कि हाउ टू मेंटेन ओरल हाइजीन विद ब्रेसेस। How to maintain oral hygiene with braces? अगेन आई वुड से कि अगर आप अलाइनर्स पे जाएंगे तो ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ही इजी है, बिकॉज आप उसको रिमूव करके दांतों को ब्रश कर सकते हैं और उसके बाद ब्रश करने के बाद अपने अलाइनर्स वापस पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेटालिक ब्रेसेस या कोई सिरेमिक ब्रेसेस लगवाए हुए हैं तो उसके साथ ये है कि ब्रशिंग के साथ साथ आपको इंटरडेंटल ब्रश भी परचेज करना है, ताकि आप जो ब्रैकेट्स हैं उसके इर्द गिर्द इंटरडेंटल ब्रश से जो है उसको क्लीन करें, और पूरा जो है स्लॉट्स के इर्द गिर्द जहां जहां फूड एंड लॉजमेंट हो, स्पेशली जहां पर ब्रैकेट बॉन्ड हो रही है टूथ के साथ, वहां पर स्पेशली जाके ब्रिसल्स के साथ जो इंटरडेंटल ब्रश है उसके बहुत छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं और वो वहां पर बहुत इफेक्टिवली क्लीन करता है, तो उसको परचेज करें और उसके साथ जो है अपने दांतों को साफ करें।
और तो फिर इंशाल्लाह ताला अच्छी रहेगी, मेंटेनेंस रहेगी, दांतों की सफाई भी रहेगी और प्लाक बिल्डअप भी नहीं होगा और वहां पर केरीज भी नहीं होंगी और वहां पर व्हाइट स्पॉट्स भी नहीं पड़ेंगे। इंशाल्लाह। हमारे पास अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे व्यूअर का, मोहम्मद ईशान पूछ रहे हैं व्हाट्स द रीजन एंड सॉल्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस लीकिंग स्मॉलर। मोहम्मद ज़ीशान साहब, हमने इस पे पूरी जो है आधा घंटा बात कर ली हुई है कि कंटिन्यूसली डिकेइंग मोलर्स के क्या रीजन है। अच्छा, जो है डिके का रीजन ये होता है सबसे पहले कि अगर आप रात को ब्रश नहीं करके सो रहे, और ब्रश का मतलब है कि आप 2 मिनट नहीं दे रहे दांतों को ब्रश करने के लिए और प्रॉपरली उसकी हर सरफेस को साफ नहीं कर रहे, यानी दांतों की जो चारों सरफेस है उसको साफ नहीं कर रहे, तो वहां पर जो फूड पार्टिकल है जो आपने पूरे दिन में खाना पिया उस मोलर्स के ऊपर लगा हुआ है और आप उसको साफ नहीं कर रहे हैं, तो वो वहां पर डिके स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो बैक्टीरियाज हैं वो सारी रात उस खाने को खाएंगे और एज अ रिजल्ट उनकी बॉडी से जो एसिड सिक्रीट होगा वो आपके दांत के एनामल को डिसॉल्व करके वहां पर कैविटी बना देगा। तो और उसके बाद जब आप कैविटी को फिल नहीं करवाएंगे बर वक्त जाके डेंटिस्ट के पास, उसको वहां पर उसको कैविटी को साफ करवा के उसकी फिलिंग नहीं कराएंगे, तो वो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस होती रहेगी और एनामल से होती हुई डेंटिन की तरफ चल जाएगी, डेंटिन से होती हुई पल्प की तरफ चल जाएगी और पल्प से होती हुई बोन की तरफ चले जाएगी और वहां पर पेन और इन्फेक्शन कॉज करेगी। और उसके बाद जो आपकी फिलिंग से मसला सॉल्व होना था और वो रूट कैनाल से फिर उसको शायद सॉल्व हो और समटाइम्स रूट कैनाल से भी ना सॉल्व हो और उसको दांत को एक्सट्रैक्ट करवाना पड़े। तो इसलिए दांतों को राइट टाइम पे ब्रशिंग करना, उसकी टेक्निक को फॉलो करना, उसकी टाइमिंग को फॉलो करना, ये बहुत जरूरी है ताकि मोलर्स के ऊपर ये जो आपके बेसिकली जो ये सर्विसेज हैं, जरूरी सर्विसेज हैं फूड को च्यू करने के लिए, ये आपकी सेहतमंद रहे। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर। यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को बता सकती हूँ कि आप लोगों को तकलीफ पे इच्छा केयर की तरफ लिंक हो रहा होगा, आप इस पे जाके डॉक्टर साहिबा से जो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप अपने जो डेंटल चेकअप है वो करवा सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है, मेरी लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम बात करें अपने दांतों की और गम्स को हेल्दी रखने के लिए, तो हमें क्या-क्या करना चाहिए? कौन से मेजर्स हैं वो अडॉप्ट करना चाहिए? तो आप हमें बता चुकी हैं पूरे सेशन में, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि तो आप दोबारा समराइज कर दें फॉर आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। अच्छा, दांतों की और पूरे ओरल हेल्थ की जो सफाई है उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप रात को सोने से पहले ब्रश करके सोएं, उसके बाद फ्लॉस करें, माउथ वॉश करें, सो जाएं। सुबह उठ के जब आप उठें तो कुल्ली करें, कुल्ली करने के बाद जो है नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद फिर से 2 मिनट्स के लिए टूथब्रश करें। मेक श्योर कि आप उसकी हर सरफेस को टूथब्रश करें, टंग को भी साफ करें और इस तरह जो है पूरे दिन में अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जरूर करें। पानी का इंटेक बिल्कुल अच्छा रखें और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में जो है रॉ जो फूड हैं उनको कोशिश करें कि उनको एज इट इज बाइट करने की आदत डालें। जैसे एप्पल है, आप उसको एज इट इज रॉ फॉर्म में बाइट करके उसको दिन में कंज्यूम जरूर किया करें, बिकॉज उसकी एक्सीलेंट कैपेसिटी है कि वो दांतों से प्लाक को रिमूव कर दे और गम्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करे। तो इसी तरह कैरेट्स जो हैं सीजनल, लेकिन जो एप्पल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है, तो एटलीस्ट दिन में इसको जरूर खाएं और इसके साथ साथ जो है अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे उसके इंटेक अच्छा रखें। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। जो स्नैकिंग है उसका सिर्फ एक टाइम रखें जिसमें आपने अपनी जो भी स्नैकिंग करनी है, फूड प्रोसेस फूड खाना है या फिर वैसे तो जो है डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर आपने खाना भी चाहते हैं तो आप एक टाइम पे जो है अपनी स्नैकिंग कर लें और उसके बाद दांत साफ करने के बाद अपनी जो है डाइट का बहुत ख्याल रखें। डेंटिस्ट को जो है ट्वाइस अ ईयर विजिट करें ताकि मसला जो है वो होने से पहले ही आपको पता हो, उसकी प्रिवेंशन भी पता हो और उसकी ट्रीटमेंट भी पता हो। और जो है फ्लॉसिंग भी डेली, स्पेशली आफ्टर 35 इयर्स ऑफ लाइफ। उससे पहले भी अगर आप जो है मीट लवर हैं या चिकन लवर हैं तो फ्लॉसिंग डेली बेसिस पे करें, या आपके दांतों के अंदर स्पेसिंग है तो डेली बेसिस पे फ्लॉसेस करें। लेकिन आफ्टर 35 डू इंक्लूड इन योर डेली रूटीन कि आप जो है फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यहाँ पे मैं इजाजत चाहूंगी आपसे भी, अपने व्यूअर्स से भी, सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने अपनी इतनी कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, मेरी तमाम क्यूरीज क्लियर की और मेरे साथ साथ हमारे जो तमाम व्यूअर्स थे उनकी भी तमाम क्यूरीज क्लियर की। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए।
थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम टीम फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच के हमेशा आप लोग इनिशिएटिव लेते हैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ और अवेयरनेस के साथ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे अपने व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, ना सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि अपने कमेंट्स के साथ हमारे सेशन बड़ा इंटरेक्टिव बनाए रखा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।